ये वीडियो 0 to 1 ऑडियो बुक की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने उस बुक से 5 पॉइंट्स बताए थे और इस वीडियो में मैं 6th पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा। तो इसलिए अगर आपने 0 to 1 बुक की ऑडियो बुक समरी की पार्ट 1 नहीं देखी है तो अभी जाकर उसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 6th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 6th पॉइंट, सीक्रेट। अगर हम सोचते हैं कि हम दुनिया को समझते हैं और हमें सब पता है तो हम 0 से 1 तक कभी नहीं जा सकते। पीटर कहते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के आइडिया हैं। पहले कॉन्वेंशनल, जो सबको पता है और सब उन बातों को मानते हैं। अगर आप इन आइडिया पे काम करोगे तो आप एक मोनोपोली बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि अगर आप 18th सेंचुरी में होते तो आप बोल सकते थे कि मुझे दुनिया की खोज करनी है, मुझे देखना है कि समुद्र के उस पार क्या है, और शायद आपको कोई नया देश मिल भी जाता। लेकिन अगर आप आज इस खोज पे निकलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा अर्थ प्लॉट हो चुका है। दूसरा आइडिया जिसे हम मिस्ट्रीज बोलते हैं और उन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि साइंटिस्ट यूनिवर्स को समझने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और हमें इसे सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे आइडियाज पर भी काम करना बेवकूफ़ी है। तीसरे आइडिया कन्वेंशनल आइडिया और मिस्ट्रीज के बीच के आइडियाज हैं। इन्हें ऑथर सीक्रेट्स बोलते हैं। सीक्रेट्स वो आइडियाज हैं जो कॉमन लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आते, लेकिन उन्हें समझना इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हमें 0 to 1 बिजनेस बनाना है तो हमें सीक्रेट्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लोग सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढते। पहला कारण है हमारी इंक्रीमेंटलिज्म मेंटालिटी, जो बचपन से ही प्रोग्राम हो चुकी है। अगर आप अपने स्कूल में कुछ नया, कुछ सिलेबस के बाहर का करते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप वही करते हैं जो सिलेबस में है तो आपको क्रेडिट दिया जाता है, आपकी तारीफ होती है। इस कारणों की वजह से लोग अपनी लाइफ में आगे कुछ नया नहीं कर पाते। दूसरा आता है रिस्क अवर्सन। लोग गलत होने से डरते हैं क्योंकि सीक्रेट्स अभी आम जनता ने अपनाए नहीं हैं, इसलिए उन पे काम करने से लोगों को डर लगता है। अगर आप रिस्क लेने में डरते हैं तो आप कभी भी सीक्रेट्स नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरा आता है कॉम्प्लेसेंसी। तेज दिमाग वाले लोग कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उन्हें बोला जाता है अब आप प्रेस्टीजियस कॉलेज में आ चुके हैं और अब आपकी लाइफ सेट है, और इस वजह से जो लोग सीक्रेट्स को ढूंढ सकते थे वो सीक्रेट्स को कभी नहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। चौथा आता है फ्लैटनेसनेस। हम लोग अपने से पूछते हैं कि अगर सीक्रेट्स होते तो बाकी लोग जो हमेशा ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, वो ही इन सीक्रेट्स को क्यों नहीं ढूंढ लेते और उन पे काम करने लग जाते। इन डाउट की वजह से लोग सीक्रेट्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। सीक्रेट्स को कैसे ढूंढें? अगर आप एक यूनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो हमेशा अपने से 2 सवाल पूछना जरूरी है। नेचर आपको क्या सीक्रेट्स नहीं बता रही, लोग आपको क्या सीक्रेट नहीं बता रहे। पीटर बताते हैं कि फिजिक्स के पीएचडी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लोग नेचर के सारे बेसिक्स प्रिंसिपल जानते हैं, इसलिए ये सोचते हैं इन्हें सब कुछ आता है। लेकिन क्या जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता है तो वो क्या एक अच्छा मैरिज काउंसलर भी होगा? वैसे ही जिसे ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है, क्या वो अच्छा बिजनेसमैन भी होगा? पेपाल के लिए पीटर ने एक बार फिजिक्स पीएचडी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बीच में उसने पीटर को कहा, रुको, मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो, और उसे एक्चुअल में वो चीज नहीं पता थी और पीटर ने उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया। आप सीक्रेट्स वहाँ पे ढूंढो जहाँ पे कोई नहीं ढूंढ रहा। ज्यादातर लोग सीक्रेट्स को वहीं ढूंढते हैं जो उन्हें स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप अपने आप को पूछो ऐसी कौन सी फील्ड है जो मैटर करती है लेकिन कॉलेज या स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स में सीक्रेट ढूंढें तो फिजिक्स हर कॉलेज में पढ़ाई होती है। इस फील्ड में आपको सीक्रेट ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप फिजिक्स के अपोजिट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी को देखें तो ये सब्जेक्ट लोगों को उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन सभी के लिए मैटर करता है और टॉप साइंटिस्ट्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट चूज करते हैं और ना कि न्यूट्रिशन। हमें आज भी न्यूट्रिशन में वही पता है जो हमें 30 से 40 साल पहले पता था। ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको सीक्रेट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है।
जब आपको सीक्रेट्स मिल जाए तो क्या करें? पीटर कहते हैं, अगर आपको कोई नया सीक्रेट मिल जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप वो किसी को बता सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। ये ज़्यादातर अच्छा आइडिया नहीं है कि आप अपने सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर करें। आपको ये सीक्रेट्स सिर्फ स्टार्टअप के मेंबर्स को बताना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है और हर एक बेस्ट बिजनेस एक सीक्रेट के ऊपर ही बना होता है। 7th पॉइंट, फाउंडेशन। पीटर शुरू से एक बात हमेशा कहते हैं जिसे उनके लोगों ने थिल्स लॉ कहना शुरू कर दिया। एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी फाउंडेशन शुरू से ही खराब हो जाए, उसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शुरू की गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आप एक गलत पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप का फाउंडर होने के नाते आपका फर्ज है कि आप शुरू से हर चीज़ों को परफेक्ट रखें, क्योंकि एक खराब फाउंडेशन से बेस्ट कंपनी नहीं बनती। एक को फाउंडर को चूज करना एक मैरिज की तरह होता है और आपका आपके को फाउंडर के साथ कोई भी डिस्प्यूट एक डाइवोर्स की तरह होता है। पीटर बताते हैं कि ल्यूक, जो कि पेपाल में पीटर के को फाउंडर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। लेकिन पेपाल बनाने से पहले ल्यूक ने किसी के साथ एक स्टार्टअप खोला था जिसमें पीटर ने भी इन्वेस्ट किया था। ल्यूक और ल्यूक के को फाउंडर में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से ल्यूक की कंपनी बंद हो गई और पीटर को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ। इसलिए पीटर कहते हैं, जब भी मैं अब किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि कंपनी के फाउंडर्स में कितनी बॉन्डिंग है। पीटर कहते हैं कि आप जिसको भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें वो फुल टाइम आपके साथ काम कर रहा हो सकता है कि कभी आपको ये रूल तोड़ना पड़े और अकाउंटेंट या लॉयर के साथ पार्ट टाइम करना पड़े, बट एज ए जनरल रूल जिस इंसान को आपकी कंपनी से रेगुलर सैलरी मिल रही हो वो आपके साथ मिसअलाइंड है। ऐसे लोग आपको कंपनी का फ्यूचर बनाने में मदद नहीं करेंगे। इवेंट की आपके कलीग, आपके एम्प्लॉय, आपके को फाउंडर हर रोज एक ही जगह पे होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग पूरे तरीके से आपके साथ कमिटेड हों तो आपको उन्हें पूरे तरीके से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। पीटर बताते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन आपको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट के लिए बोलता है तो पीटर उनसे हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि वो खुद को कितना सैलरी देते हैं। जिस कंपनी का सीईओ अपने को कम सैलरी देता है उस कंपनी के फ्यूचर में सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। लो प्राइसिंग सीईओ अपनी कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड भी रखते हैं, ये जताकर कि वो अपनी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा कमिटेड हैं। एरोन लेव, जो कि बॉक्स कंपनी के सीईओ हैं, अपने को सब एम्प्लॉय से कम सैलरी देते हैं। बॉक्स कंपनी को 4 साल पहले शुरू करने के बावजूद वो एक कमरे में रहते थे जिसमें बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। स्टार्टअप को शुरू में अपने एम्प्लॉयज को हाई सैलरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें कुछ बेटर दे सकते हैं और वो है उस कंपनी में ओनरशिप। लेकिन जब भी आप किसी को अपनी कंपनी में इक्विटी दें तो उसे बहुत समझदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हर आदमी के पास यूनिक टैलेंट है और उसे उसी के हिसाब से इक्विटी मिलनी चाहिए। एज ए रूल जो लोग शुरू में स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उन्हें ज़्यादा इक्विटी मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2005 में एक आर्टिस्ट जिसने फेसबुक के ऑफिस में पेंट किया था, आज उसके नेटवर्थ $200 मिलियन है, जबकि एक टैलेंट इंजीनियर जिसने 2010 में फेसबुक ज्वाइन किया था उसके नेटवर्थ मात्र $2 मिलियन है। पीटर ये बताते हैं कि किसी के पास कितनी इक्विटी है ये कंपनी के फाउंडर्स को सीक्रेट रखना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सभी इक्विटी बता देते हैं तो खुद की ही कंपनी में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने जैसा होगा। अगर आप नए प्रोडक्ट बना देते हैं तो क्या कोई उसे खरीदेगा? ज़्यादातर लोग सेल्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। टेक्निकल लोग एडवर्टाइजिंग को यूजलेस समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो काम करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि एडवर्टाइजिंग से उनके डिसीजन पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एडवर्टाइजिंग आपको उसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करती है, बल्कि वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से बाद में वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं।
जो भी स्टार्टअप के फाउंडर इस सिंपल फैक्ट को समझ नहीं पाते वो एंड में बहुत पछताते हैं। नर्ड जब भी किसी सेल्स पर्सन को देखते थे तो वो सोचते थे कि ये कोई रियल जॉब नहीं है, क्योंकि सेल्स पर्सन घंटों तक फोन पे बात करता है, कस्टमर के साथ हंसता है, उसके साथ हॉलिडे पे जाता है, लंच करता है, और ये तो कोई सीरियस काम भी नहीं है। लेकिन यही एक सेल्समैन का आर्ट है कि वो अपने इस सेल्स के आर्ट को आसान बना देता है। जो भी इंजीनियर ये सोचते हैं कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा कि वो अपने आप ही बिक जाए, तो वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें अपना प्रोडक्ट बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन का खास ख्याल रखना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट बनाते समय ही सेल्स की स्ट्रेटजी के साथ में डिसीजन लेनी चाहिए। सेल्स को प्राइस के अकॉर्डिंग ही 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेल। अगर आपकी कंपनी ऐसा सर्विस डिलीवर करती है जो कि उसकी कीमत $10 मिलियन के आसपास है, तो आपको अपने कस्टमर के साथ खुद ही डील करना पड़ेगा, महीनों उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ऐसी कंपनी को 2 से 3 साल में सिर्फ एक ही सेल्स चाहिए होता है, जैसा कि इलॉन मस्क ने रॉकेट बनाने के कुछ साल बाद नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सेकंड, पर्सनल सेल्स। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस $10,000 से $1 लाख के आसपास है, तो आप सेल्स टीम रख सकते हो। आपको उस प्राइस रेंज में ये चैलेंज रहेगा कि आप अपनी शुरुआती सेल्स कैसे करवाएं। 2008 में बॉक्स कंपनी ने डाटा को सिक्योर तरीके से क्लाउड में सेव करने का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, लेकिन उस वक्त इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे। इस कंपनी ने सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को अपना कस्टमर बनाया जिन्हें फाइल शेयरिंग में प्रॉब्लम होती थी, और प्रोडक्ट थोड़ा फेमस हो जाने पे 2009 में स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक को अपना कस्टमर बनाया, जहां पे रिसर्चर को अपना रिसर्च डाटा सेव करने के लिए दिक्कत आ रही थी। अगर बॉक्स शुरू में ही बड़े लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए एफर्ट करता, तो अब तक ये स्टार्टअप एक फेलियर बन चुका होता। लेकिन अपनी सेल्स की स्ट्रेटजी से आज वो एक $multi-million कंपनी है। नंबर 3, डेड जोन। अगर आपने प्रोडक्ट के प्राइस रेंज $1,000 के आसपास है, तो आप डेड जोन की कैटेगरी में आते हैं, जहां पे सेल्स करना बहुत ही मुश्किल है। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो कि छोटे शॉप ओनर्स को उनके ऑर्डर्स और प्रोडक्ट को मैनेज करने में मदद कर सकती है, लेकिन आपके पास ऐसे कस्टमर तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। एडवर्टीजमेंट एक इनसफिशिएंट तरीका है किसी भी कस्टमर को कन्विंस करने का कि वो आपके सॉफ्टवेयर को $1,000 में लें। इसके लिए आपको हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देना होगा, लेकिन इतनी बड़ी सेल्स टीम रखना भी एक चैलेंज है, इसलिए हमें इन प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस $100 के आसपास है, तो ऐसे में सेल्स टीम को पर्सनली कस्टमर के पास जाने के लिए इनएफिशिएंट साबित होगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपने डिटर्जेंट बेचने के लिए डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते। इन प्रोडक्ट के लिए टीवी कॉमर्शियल, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट और अपने प्रोडक्ट के बॉक्स की डिजाइन बहुत अच्छी करनी चाहिए। नंबर 5, वाइडल मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस $1 के आसपास है, तो आपको वाइडल मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। वाइडल मार्केटिंग में आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने दोस्त को आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए कन्विंस करता है। फनी यूट्यूब वीडियो जिसे बहुत जल्द शेयर किया जाता है, वाइडल मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल है। पीटर कहते हैं, आप अपने स्टार्टअप की सक्सेस के चांस को इन 7 क्वेश्चन के आंसर देकर और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, द इंजीनियरिंग क्वेश्चन। क्या आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा हो? नंबर 2, द टाइमिंग क्वेश्चन। क्या ये इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सही टाइम है? नंबर 3, द मोनोपोली क्वेश्चन। क्या आप छोटी मार्केट के बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो? नंबर 4, द पीपल क्वेश्चन। क्या आपके पास सही टीम है? नंबर 5, द डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? नंबर 6, द ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन। क्या आप अपना बिजनेस 10 से 20 साल के बाद भी कर रहे होंगे? नंबर 7, द सीक्रेट क्वेश्चन। क्या आप एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो जो बाकी मिस कर रहे हैं? जब तक आपके पास इनमें से 5 से 6 सवालों के जवाब हाँ नहीं आ जाते, तब तक आपको आपकी बिजनेस में बहुत ही दिक्कत आएंगी। पीटर बताते हैं कि टेस्ला मोटर्स ऐसी ही कंपनी है जो इन 7 सवालों पे खड़ी उतरी है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से 10 गुना अच्छा है?
आंसर, टेस्ला की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि बाकी कार की कंपनीज उन पे निर्भर है। जैसे कि मर्सिडीज बेंज टेस्ला की पावर ट्रेन को यूज करती है, टोयोटा टेस्ला मोटर्स का इस्तेमाल करती है और डेमलर टेस्ला की बैटरी पैक को यूज करती है। नंबर 2, क्या ये टाइम आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही है? 2009 में सब सोच रहे थे इलेक्ट्रिक कार जैसे क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती रहेगी, लेकिन टेस्ला ने इसे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गवर्नमेंट से $465 मिलियन की सब्सिडी ले ली। इसके 1.5 साल बाद ही 2010 में ओबामा गवर्नमेंट ने इन सब्सिडी को पॉलिटिसाइज कर दिया और सब्सिडी बंद कर दी। टेस्ला ने सही टाइम पे $500 मिलियन की सब्सिडी ले ली। नंबर 3, क्या आप छोटी मार्केट में एक बड़े शेयर से स्टार्ट कर रहे हो? टेस्ला ने सबसे पहले कॉस्टली इलेक्ट्रिक कार बनाए और ये कार बड़े बड़े एक्टर्स को बेचे। शुरू में टेस्ला ने सिर्फ 3000 कार ही बेची, लेकिन इससे रिसर्च के लिए पैसे मिल गए। इसके बाद टेस्ला ने मिडिल क्लास लोगों के लिए मार्केट में सीडान कार लेकर आई और 2013 में 20,000 कार्स बेची और आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स में सबसे आगे है। 4th क्वेश्चन, क्या आपके पास सही टीम है? टेस्ला के CEO इलॉन मस्क एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर और सेल्समैन हैं और उनकी टीम भी उन्हीं की तरह परफेक्ट है। एलॉन कहते हैं कि टेस्ला की टीम स्पेशल फोर्स की तरह है। अगर आप टेस्ला में आते हो तो आप बाकियों से 4 कदम आगे हो। 5th, क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ उसे बेचने का तरीका भी मालूम है? टेस्ला अपनी सेल्स को बहुत ही सीरियसली देखती है। जहां पे फोर्ड और हुंडई जैसी कंपनियां कार तो खुद बनाती हैं पर सेल्स के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, वहीं पे टेस्ला अपनी कार्स को अपने ही स्टोर्स में बेचता है। इससे उन्होंने जो कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बनाया है उसे डोमिनेट करना बहुत ही मुश्किल है। 6th, क्या आप इस बिजनेस को 10 से 20 साल भी कर रहे होंगे? जिस रेट से टेस्ला इलेक्ट्रिक कार में इम्प्रूवमेंट कर रही है उसे बीट करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इलेक्ट्रिक कार की सेगमेंट में कस्टमर सिर्फ टेस्ला को ही प्रेफर करते हैं। ऐसे कंपनी बहुत लंबे समय तक मार्केट में मोनोपोली बनाकर रख सकती है। क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो बाकी मिस कर रहे हैं? टेस्ला जानता था कि बड़े लोग इलेक्ट्रिक कार की सफर करना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। इससे लोग ये भी समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कार के ओनर एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं। इसी सीक्रेट को लेकर टेस्ला ने महंगी और स्टाइलिश कार बनाई और इनके स्टार्टिंग कस्टमर में टाइटैनिक के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो भी शामिल हैं। तो ये थी 0 to 1 बुक की ऑडियो बुक समरी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।